आप सभी का स्वागत है सीएमबी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। हमारे साथ प्रशांत सावंत और शिल्पा राउत बने हुए हैं और अब जोड़ेंगे कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले और एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह से। यही नहीं, कानरा बैंक के नतीजों पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा से भी होगी बातचीत। और फिर बिग मार्केट वॉइस में आज टाटा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज राहुल सिंह को भी जोड़ने वाले हैं हम कार्यक्रम में। साथ ही आज एक नई पारी की शुरुआत कर रहा है संस्तार, जहां पर इशू प्राइस याद रखिएगा 95 रुपए प्रति शेयर था। अब लिस्टिंग एब्सोल्युटली अगले 5 सेकंड्स में आप होती हुई दिखाई देगी और लगभग एक प्रीमियम पर ही पारी की शुरुआत एक कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। तो संस्तार ने अपनी पारी की शुरुआत शेयर बाजार पर की है, लगभग 14% के प्रीमियम पर। बीएसई पर 106 रुपए 40 पैसे पर यह ट्रेड करता है। कंपनी का पूरा नाम संस्तार बायोपॉलिमर्स है। ध्यान रखिएगा, प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स इंडिया और फूड एनिमल न्यूट्रिशन दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है। और स्टॉक आपके सामने अब 17% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े मुझे याद है, लगभग 82 टाइम्स पूरा सब्सक्राइब हुआ था, जहां पर एचएनआई हिस्सा अच्छा खासा भरा था, रिटेल हिस्सा भी करीब 25% भरता हुआ दिखाई दिया था। तो उसने अपनी पारी की शुरुआत करीब 15% के प्रीमियम पर की और अब ये स्टॉक 17% 20% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो ये है समय की आज की बड़ी लिस्टिंग। चलिए अब हमारे जानकारों से पूछना शुरू करते हैं कि इस घंटे के वो नए ट्रेड्स क्या लेंगे। अमोल, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेगा इस समय का की अप्रोच। मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 24,500 पर कंफर्टेबल, इनफैक्ट 24,600 की तरफ बढ़ रहा है। जी हर्षदा जी, नमस्ते। आई थिंक आज थोड़ा मोमेंटम मेटल इंडेक्स में काफी प्रॉमिसिंग है, तो मैं एक मेटल इंडेक्स के स्टॉक में से ही जाना चाहूंगा। जिंदल स्टील के साथ में जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 960 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। और 1000 और 1020 अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये दोनों टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। और स्टॉप लॉस उसका है 935 का। एक बड़े करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से स्टॉक में रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और जो हायर डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट्स पे, वो दिखा रहा है कि ये थोड़ा सा जो मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने, ये आगे भी थोड़े दिन कंटिन्यू रह सकता है। दूसरा, मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा। 3215 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ये 3400 और 3425 तक जा सकता है और 3140 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी कंसोलिडेट हुआ था, इनफैक्ट जुलाई सीरीज में स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन में ही था और डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। तो टेक्निकल सेटअप प्रॉमिसिंग है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल, ये टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 3400 3425 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी। वीरू, मुझे लग रहा है कि ऑटो स्पेस में थोड़ा ज्यादा रुझान है और ऑटो एज वेल एज ऑटो एंसिलरीज। तो मेरा पहला पिक है ऑटो एंसिलरी का, है बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स में हमने देखा है कि स्टॉक का जो वीकली और मंथली ट्रेजेक्टरी है वो तो काफी स्ट्रांग है, पर पिछले 10-15 दिन से या 20 दिन से स्टॉक 675 और 719 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज वहां से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। सॉरी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 710 के स्टॉप लॉस से 755 765 के टारगेट्स के लिए बैंको प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था स्टॉक, उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा स्टॉक ने अपना जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वहां पे 225 का वहां पे रिटेस्ट करके काफी कंसोलिडेट किया और पिछले 2 सेशन से हमने देखा है अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन और आज वापस से एक ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है अशोक लेलैंड में बाई कर सकते हैं 237 के स्टॉप लॉस से 252 के टारगेट के लिए। ओके, तो अशोक लेलैंड और बैंको प्रोडक्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी। शिल्पा जी, फटाफट आपके ट्रेड्स।
जी हर्षिता जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे लगता है बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे, काफी देर के दिनों के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेकआउट पे है 1100 के ऊपर। ये एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 1180 से 1200 आपको बहुत ही क्विक आते हुए मिलेंगे। तो 1090 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है एमएफएसएल पे आप बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1180 से लेके 1200। मेरा दूसरा रहेगा यहाँ पे बाय, मुझे टीवीएस मोटर्स अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर्स में भी एक अच्छा मोमेंटम है, ब्रेकआउट आ रहा है, तो टीवीएस मोटर्स कैन डू 2580 टू 2600। इसका 2600 का कॉल ऑप्शन मैंने प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया हुआ है अराउंड 58-59, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 45 एंड लुक फॉर टारगेट स्टिल 100। ओके, हाँ, ये दो ट्रेड्स आपके हो गए। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स। वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक जीएनएफसी होगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 668, 670 के नीचे 668। टारगेट मेरा होगा 710, 710 का। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी बेस से जो निकल पड़ा है वो कैनफिन होम है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 834 स्पॉट 834, और जो टारगेट है वो हम 885 से लेके 890, 885, 890 रख सकते हैं। और एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा, जो आयशर मोटर्स की कॉल 5000 की दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ 200, वो 190 का हाई बना चुके हैं। मुझे लग रहा है आप स्टॉप लॉस कॉस्ट के थोड़ा नजदीक ला सकते हैं, अराउंड 110, और होल्ड कर सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए अपडेट्स आते हुए नए ट्रेड्स को लेकर और आयशर मोटर आपकी स्क्रीन पर। लेकिन बात कैनरा बैंक की करते हैं। कैनरा बैंक के नतीजे हमने देख लिए हैं और उसी पर और डिटेल में बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो मुनाफा है वो 10% बढ़ा है, ब्याज से कमाई करीब 6% बढ़कर आई। एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, एसेट क्वालिटी की कितनी और स्थिति बेहतर हो सकती है, डिमांड लोन्स का कितना बढ़ रहा है, सब पर बात करने के लिए बैंक के ईडी अशोक चंद्र हमारे साथ है। चंद्र साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। क्वार्टरली नंबर्स पर मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन पहले सर, जो इस समय आज की सबसे बड़ी खबर है ना, अज्यूमिंग आप इसको लेकर प्रिपेयर्ड आए हैं, आरबीआई ने जो नॉर्म्स दिए हैं कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के लिए अब बैंक्स को थोड़े से रिस्क वेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। 5% रिस्क वेट बढ़ाने की सिफारिश है। ये बताइए, पहले तो आरबीआई को क्यों लगता है यहाँ पर रिस्क वेट्स बढ़ने चाहिए, और इससे आपके बैंक की एलसीआर कहां पर पहुंचती दिखाई देगी, क्या इम्पैक्ट आएगा? नमस्कार, और सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे 11 करोड़ कस्टमर और अपने 84,000 एम्प्लॉइज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनके विश्वास के प्रति और उनके कमिटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है। नाउ, अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि एलसीआर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमने उसको एक रफ एस्टिमेट किया है, और हमारा जो एलसीआर है वो ऑलरेडी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है 100%, उससे काफी ऊपर है। और इन सारी चीजों को फैक्टर करने के बावजूद हम काफी ऊपर रहेंगे और करीब 122 से 125% हमारा एलसीआर रहेगा। तो एलसीआर से रिलेटेड कोई ऐसी हमारे बैंक के प्रति कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर एलसीआर बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? जी, हमारा जो एलसीआर है वो ऑलरेडी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है 100%, उससे काफी ऊपर है, और ऐसी कोई भी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आने वाली है उसका कोई इंपैक्ट कैनरा बैंक के एलसीआर पे नहीं पड़ने वाला है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आई अंडरस्टैंड। चंद्र साहब, ये लोग ये भी कह रहे हैं, और रिपोर्ट्स में जो पढ़ रही थी सुबह में, कि इसका मार्जिन्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आएगा। उसका कुछ बैक ऑफ द एनवलप आप गणित कर पाए हैं क्या, कि रफली कितना इम्पैक्ट आएगा? ये तो आज ही इसका आया है, तो इसका सही आकलन तो अभी थोड़ी दिन बाद हम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज हमारा एलसीआर काफी ऊपर है ऑलरेडी, और इसका इम्पैक्ट मैं नीम पे नहीं देखता हूं। सो हमारी जो इंटरेस्ट और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर मैं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखता हूं, बिकॉज हमारी जो एलसीआर है प्लस जो हमारा सीएआरएआर है वो सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है, तो इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट हमारे बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आएगा। कमिंग टू योर नंबर्स अशोक जी, ये एक स्ट्रॉन्ग या फेयरली अच्छा क्वार्टर रहा है आपके लिए, लेकिन FY25 में रफली किस तरह की क्रेडिट ग्रोथ की इंडिकेशन आई है Q1 के नंबर्स के बाद, अगर उसका पहले अंदाजा हमें दे सके?
मैडम अगर आप हमारा पोर्टफोलियो पूरा देखें इन डिटेल में, तो हमारा रैम सेक्टर जो है वो 57% हुआ है और कॉर्पोरेट बुक जो है वो 43% से ये हुआ है, फैक्टर किया गया है। और रैम क्रेडिट में अगर हम ग्रोथ देखें तो ओवरऑल रैम जहां हम बात कर रहे हैं तो रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो ओवरऑल रैम क्रेडिट मेरा 12.26% इन द फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ हुआ है। रिटेल सेगमेंट में बहुत ही अच्छी बाउंस हुई है और हमारा ईयर एंड ईयर ग्रोथ 23% प्लस हुआ है। एग्री में हमारी 8.14% की ग्रोथ हुई है और एमएसएमई में हम 7% का ग्रोथ हमने Q1 में दिखाया है। और जैसा कि हमने लास्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट के बाद हमने जो आपके साथ एनालिसिस किया था और हमने जो डायरेक्शन दी थी कि हमारा ग्रोथ 12 से 14% क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए और हम इसके ऊपर अभी भी कायम हैं। और हमारा मानना है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर जब हम एंड करेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ हमारी क्रेडिट में 12 से 14% की मिनिमम ग्रोथ जरूर होगी। हमने डायरेक्शन जो दिया है, जो आप अगर हमारा देखें तो एडवांसेज में हमने डायरेक्शन 10% दिया, थोड़ा कंजर्वेटिव हमारा डायरेक्शन रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में ही हमने 10% का ग्रोथ दिखाया है क्रेडिट में। ओवरऑल ग्रोथ हमारा 12 से 14% रहेगा। ओके चंद्र साहब नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। ये मतलब पूरी बैंकिंग प्रणाली, सारे बैंक्स जो हैं इस वक्त कासा को लेके जूझ रहे हैं, सब्सटेंशियल डिप है, बट आपने कासा के फ्रंट पे बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट मैं कल एक और बैंक की मैनेजमेंट से, सरकारी बैंक की मुखातिब हो रहा था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया था। ये एक वाकई सरप्राइजिंग और सराहनीय आई थिंक नंबर है। बट ये कासा की ट्रेजेक्ट्री आगे क्या कम हो सकती है या यही रहेगी? क्योंकि मैं दूसरी चीज़ जो देख रहा था, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ आपकी थोड़ी कम है। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने भी अपने डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाया है, तो आगे जाके NIMs की ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी? आपका कासा हेल्दी है, बट क्या आपको डिपॉजिट रेट बढ़ाने पड़ेंगे? अगले 2 क्वार्टर्स में NIMs की ट्रेजेक्ट्री इसके चलते रहेगी क्या? मैं सबसे पहले कासा पे थोड़ी बात करना चाहूंगा, जिससे थोड़ी क्लैरिटी भी मिलेगी आपको भी और हमारे सारे दर्शक जो इससे जुड़े हुए हैं। सेविंग डिपॉजिट, आपने बिल्कुल सही कहा। सेविंग डिपॉजिट अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। जैसे कि जून 23 में अगर आप हमारा सेविंग डिपॉजिट देखें तो 3,20,000 था और 12,000 करोड़ हमने 1 साल में ऐड किया है। इनफैक्ट सेविंग डिपॉजिट के भीतर 2 कंपोनेंट होते हैं, एसबी इंडिविजुअल होता है और एसबी इंस्टीट्यूशनल होते हैं। और अगर मैं बात करूं एसबी इंडिविजुअल, दैट वही एक कोर डिपॉजिट होता है सेविंग के भीतर, उसके भीतर हमारी एक्चुअल ग्रोथ हुई है 15,000 करोड़ और एसबी इंस्टीट्यूशनल में हमारा 3,000 करोड़ का डिप हुआ है, जिसके कारण एक्चुअल सेविंग डिपॉजिट में जो ग्रोथ दिख रहा है वो 12,000 करोड़ का दिख रहा है। एसबी इंस्टीट्यूशनल में थोड़ी कमी सारे बैंकिंग में हुई है, बिकॉज द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स वो पहले हमारे बैंकिंग सेक्टर में रखते थे। अभी उनकी जो सारी डिपॉजिट्स हैं वो या तो रिजर्व बैंक में रखते हैं या ट्रेजरी के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। तो जो ग्रोथ होना चाहिए एसबी इंडिविजुअल में, वी आर ऑन द बिल्कुल सही रास्ते पे हम हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे लास्ट ईयर भी हमने जब इंटरेक्ट किया था तो बताया था कि सेविंग डिपॉजिट से रिलेटेड काफी नई स्कीम एंड डिजिटल बैक्ड हमने काफी स्कीम्स लॉन्च की है और उसका मैं देख रहा हूं कि काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ा है लोगों के प्रति। एंड जैसा कि हमने एक लास्ट ईयर सैलरी डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की थी, उसके भीतर ऑलरेडी करीब 7 लाख हमने नए अकाउंट ऐड किए हैं, जिसमें करीब 4,000 करोड़ के नए पोर्टफोलियो ऐड हुए हैं सेविंग डिपॉजिट के भीतर। इस साल हमने कैनरा एंजल करके नई प्रोडक्ट लॉन्च की है जो वीमेन के लिए है और उसमें भी 2 महीने के भीतर हमने करीब 3.5 लाख नए अकाउंट ऐड किए हैं। तो सेविंग डिपॉजिट के ऊपर काफी फोकस है हमारा और हमारा मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी काफी अच्छी ग्रोथ सेविंग डिपॉजिट में होगी, जिसके कारण हमारा कासा का अच्छा ग्रोथ होगा। आपने जो बात की रिटेल टर्म डिपॉजिट की और ओवरऑल डिपॉजिट की, आई थिंक अगर आप इस क्वार्टर का ही परफॉर्मेंस देखें तो डिपॉजिट के भीतर भी बैंक ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और जब हम रिटेल डिपॉजिट की बात करते हैं तो रिटेल डिपॉजिट में भी मोर देन 10% का हमारा इस क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो डिपॉजिट रेट है, उस रेट के ऊपर हमारी जो 9,500 ब्रांचेस हैं, वो सारी ब्रांचेस हमने एक्टिवेट किया है और सारी ब्रांचेस के थ्रू हम ये सारी रिटेल डिपॉजिट एंड कासा को मोबिलाइज कर रहे हैं। एंड मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिपॉजिट और कासा में काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा। ओके अच्छा सर, कोई फंड रेजिंग का प्लान या फिर किसी सब्सिडरी में कोई स्टेक सेल का प्रोग्राम? जैसा कि यह कल भी हमारे एमडी साहब ने भी एनालिस्ट मीट में बताया था
कि दो कंपनियां हैं जो कैनरा रिवेको एसेट कंपनी एंड कैनरा HSBC लाइफ, ये दो कंपनी में हम डाइवेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इसकी लिस्टिंग की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू है। दोनों कंपनी के बोर्ड ने ऑलरेडी अप्रूवल दी है, कैनरा बैंक के बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दिया है। और इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में Q4 में कैनरा रिवेको हम इसको लिस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 51% होल्डिंग है। कैनरा HSBC लाइफ भी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी लिस्टिंग की प्लानिंग है। सारी प्रोसेस इसकी चल रही है और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो हम इसको कंप्लाई करके इसको लिस्टिंग के ऊपर ले जाएंगे। जैसा कि आपने कैपिटल रेजिंग की बात की, आपने देखा होगा हमारा CET1 भी काफी कंफर्टेबल है, हम 12% प्लस है और CRAR भी 16% प्लस है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इमीडिएटली हमें कोई कैपिटल प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन हमने बोर्ड से परमिशन लिया है 8,500 कैपिटल रेज करने का और उसमें 4,500 टायर 2 बॉन्ड होगा और 4,000 करोड़ ATR के थ्रू हम इसको रेज करेंगे। लेकिन वो हम देखेंगे मार्केट जब हमारे लिए कंड्यूसिव होगा तब हम इसको रेज करने का प्लान करेंगे। और ये भी जो हम रेज करेंगे मोस्टली टू रिप्लेनिश आवर ओल्ड जो हमारी हैं जो ATR बॉन्ड हैं या टायर 2 बॉन्ड हैं, उनको रिप्लेनिश करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। अशोक जी, मैं आपसे MSME पर एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रही हूँ कि वहाँ पर आपके लोन पोर्टफोलियो की हेल्थ कैसी है, कितना एक्सपोजर बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि इस बजट में भी सरकार फिर से MSME सेगमेंट को अच्छा खासा थ्रस्ट देने की तैयारी में दिखी है। तो कितना और एक्सपोजर बढ़ने के आसार है और इस समय हेल्थ क्या है उस पोर्टफोलियो की? आप अगर हमारा फिगर देखें, जून 23 का जो ओवरऑल हमारा MSME का पोर्टफोलियो था वो 1,26,000 था, जो बढ़कर 1,35,000 हुआ। सो परसेंटेज टर्म में ये करीब 7% का ग्रोथ है, जो कि हम अभी भी इसको मान रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव ग्रोथ है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और Q2 में ही हम देखेंगे कि करीब डबल डिजिट तो डेफिनेटली हम इसमें टच करेंगे। और मेरा मानना है कि करीब 10 से 12% का MSME ग्रोथ जरूर होगा। गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है और इस बजट में भी काफी कुछ स्कीम्स लाई जा रही हैं MSME के लिए। और कैनरा बैंक काफी एक्टिव रहा है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं तो उसमें हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा मानना है कि MSME में भी जो भी न्यू डायरेक्शंस आएंगी, बैंक काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और हम एक अग्रणी बैंक की भूमिका अदा करेंगे MSME सेक्टर में। ओके अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र बैंक के नंबर्स को लेकर आपने बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पूरी टीम के तरफ से, CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। चलिए अब विषय बदलते हैं, अब बात करते हैं आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में श्री राहुल सिंह, CIO इक्विटी टाटा म्यूचुअल फंड के। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आई थिंक मेरे को एक विषय बिल्कुल तैयार मिला आपसे बात करने के लिए और वो है बैंक्स। शुरुआत इसी से करते हैं सर। बीता एक महीना अंडर परफॉर्मेंस रही जब निफ्टी ऑल टाइम हाई छू रहा था। नंबर्स में NIMs में प्रेशर, कासा पे प्रेशर कुछ बैंकों में नहीं है बट ज़्यादातर बैंकों में है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में। और उसके बाद RBI का ये ड्राफ्ट, आई थिंक आप बैंकों को कैसे रीड कर रहे हैं सर इस वक्त? क्या बैंक्स के लिए अगले 1-2 क्वार्टर्स आपको चैलेंजिंग लग रहे हैं और ऐसे में हम बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, प्राइवेट बैंक्स को लेकर क्या आउटलुक रखें इस वक्त? हाँ देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से ये ट्रेंड चल रहा है। डिपॉजिट के प्रेशर तो है, डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में गैप भी है और ये मुझे लगता है अगले 6 महीने 9 महीने हो सकता है चले। लेकिन बैंक्स दो चीज़ें कर रही हैं इसमें, अपनी ग्रोथ भी स्लो डाउन कर रही हैं थोड़ी। जो 16-17% ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी वो अब 13-14% या 12% हो गई है, जो कि मैं मानता हूँ एकमात्र तरीका है इस प्रेशर को मैनेज करने का जब तक कि डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप ना हो। रही बात नए रेगुलेशंस की, आई थिंक RBI काफ़ी प्रोएक्टिव रही है सारे रिस्क को कंट्रोल करने में। पहले तो उसने एसेट क्वालिटी और एसेट साइड को पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है। अब लाइबिलिटी साइड पे जो भी रिस्क हैं उनको मैनेज करने के लिए ये रेगुलेशंस आ सकती हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में एक बैंकिंग सेक्टर को रीरेट करने वाली चीज़ें हैं। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ना देखते हुए अगर हम इसको देखें कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टेबिलिटी पे, बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छी मूव हो सकती है। और स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूं हमारे बैंकिंग सिस्टम को चाइना से या दूसरे डेवलप्ड मार्केट से,
तो ये सब चीज़ें जो हैं आगे जाके काफ़ी काम आएंगी और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगले 6 महीने में हो सकता है सेक्टर कंसोलिडेट करे, हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो जहां पे कोई कंपनी अच्छा कर रही है उसमें हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर मैं 2-3 साल की व्यू लेता हूं, जो कि हमें लेना भी चाहिए इस सिनेरियो में, जहां की कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि मैं देखता हूं कुछ सेक्टर्स में जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड, डिफेंस में हम 5 से 10 साल का भी व्यू ले रहे हैं और कुछ चीज़ों में तो वैल्यूएशन में हमने 10 साल फैक्टर इन कर लिया है। तो हमें बैंक्स में ये 6 महीने की इम्पैक्ट से या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट से हमें उतना मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट नहीं होगा वैल्यूएशंस पे, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी चीप हैं। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि ये जो अनसर्टेनिटी पीरियड है, जो कि माइनर अनसर्टेनिटी है मेरे हिसाब से, उसे हमें यूज करना चाहिए अगले 3 से 5 साल के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रश्न क्या था, किस तरफ केंद्रित था, और मतलब मानना सर का यही है कि राहुल जी का कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस डिप्स को शायद आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, 2, 5, 3 साल देने चाहते हैं बैंकों को, तो समय अच्छा है। अच्छा, इस बजट स्पीच में, बजट में आई थिंक कंजम्पशन को एक पुश दिया गया। अब सडनली इस बजट के बाद 2 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं सर और एक्टिव हैं। पूरा एफएमसीजी बास्केट आप देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, और इवन ये बिहेवियर हमने आई थिंक इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भी देखा था। नाउ एफएमसीजी अलॉन्ग विद आईटी, जहाँ पे नंबर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं सर, एंड स्पेशली बीएफएसआई वर्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हेड काउंट्स कंपनियाँ बढ़ा रही हैं। आपका डिफेंसिव्स में इस वक्त एफएमसीजी पे, आईटी पे ज़्यादा व्यू क्या है, तवज्जो किसको दे रहे हैं आप, और एक्यूमुलेशन फेज में आपको अभी भी कौन सा स्पेस लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, सही प्रश्न है आपका, सॉरी। क्योंकि इलेक्शन के पहले से ही हमने देखा था कि जो 4-5 सेक्टर्स जो बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे डिफेंस, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, रियल एस्टेट, पीएसयूज, ये जो 5-6 सेक्टर्स थे, इनकी वैल्यूएशंस कहीं कहीं पर ऐसे स्तर पे पहुंच गई थी जहां पे हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन भी करें तो हम वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इलेक्शन के पहले से और इलेक्शन के बाद ये जो है रोटेशन जो है ये शुरू हो चुका है कि ये जो सेक्टर्स बहुत अच्छा कर चुके हैं वहाँ से हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, क्योंकि आज के दिन में हमें ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि जब वैल्यूएशन बढ़ती है ये इन सेक्टर्स में तो रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर मैं वही देखूं, जैसे हम बैंक्स की बात कर रहे थे कि रिस्क अब 5-10 बेसिस पॉइंट निम्स की रह गई है, लेकिन वैल्यूएशन अब इस लेवल पे है कि हम वहां से वो उतना रिस्क ले सकते हैं। सिमिलरली आईटी में वो सिनेरियो थी जब रिजल्ट्स आने के पहले। मुझे लगता है फार्मा एक ऐसा सेक्टर है, हालांकि आईटी और कंज्यूमर लाइमलाइट में है, लेकिन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां की हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की भी चिंता नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी आ रही है। वैल्यूएशंस बढ़े हैं, बट वैल्यूएशंस अभी भी अगर मैं पूरे मार्केट से कंपेयर करूं तो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव सेक्टर्स में अगर मैं देखूं तो आईटी में बॉटम हो गया है, लेकिन ग्रोथ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फार्मा आई थिंक ग्रोथ आ रही है, तो मुझे सबसे अच्छा फार्मा सेक्टर लगता है। और बैंकिंग, जहां पे मुझे लगता है 3-6 महीने के बाद वापस ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। जहां तक कंज्यूमर की बात है, अभी हम थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक उसमें हो गए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में अभी भी मुझे लगता है कि ग्रोथ अच्छी आ सकती है, क्योंकि बेस बहुत लो है। वैसे कुछ स्टॉक्स में आपने रिजल्ट्स में भी देखा होगा, कुछ कंपनीज अच्छी रिजल्ट्स आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है, कुछ कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। तो कंज्यूमर में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि एक ऊपर से अगर हम ऊपर वाली व्यू लें, टॉप डाउन व्यू लें, तो ये बहुत क्लियर है कि डिफेंसिव सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाने का टाइम आ गया है। और मैं उनको डिफेंसिव सेक्टर्स भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि फार्मा में ग्रोथ आ रही है, बैंकिंग में ग्रोथ आ सकती है, तो इनको केवल डिफेंसिव बोलना भी गलत होगा। लेकिन और ये सारे लार्ज कैप सेक्टर्स हैं, तो इसका एक ये भी मतलब है कि मिड एंड स्मॉल कैप से लार्ज कैप की तरफ हमारा झुकाव अभी है। टेलीकॉम सेगमेंट पर राहुल जी आपका क्या एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली जो
टैरिफ हाइक होना था वो आ चुका है। अब आज स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं इंडस टावर, क्योंकि वहाँ पर डिविडेंड प्ले है, भारतीय एयरटेल में तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन टेलीकॉम में यही कहा जा रहा था कि ये स्टॉक्स अब थोड़े से री रेट होते हुए दिखाई देंगे। क्या वो प्राइस में प्ले आउट हो चुका है या फिर अभी भी कुछ अपसाइड की गुंजाइश दिख रही है इन काउंटर्स में? देखिए, ये स्टेबल सेक्टर है। अब इस स्टेबल सेक्टर को काफी दिन तक ये अंडरवैल्यूड थी, जबकि हमें पता था कि सेक्टर की कंसोलिडेशन हो चुकी है, टैरिफ हाइक आने वाली है। अब वो काफी हद तक वो प्ले आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हमारा डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से हम डिपेंडेंट हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स पे, मुझे लगता है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि री-रेटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर मैं 3 इयर्स व्यू लूं तो मुझे अभी भी लगता है कि इन कंपनीज की प्राइसिंग पावर और इन कंपनीज की कैपेसिटी टू ग्रो अभी भी काफी है। और अब ऐसा होगा कि अब जो ग्रोथ आएगी डेटा में, उसके लिए ये प्राइस चेंज करते रह सकते हैं, क्योंकि हमारे डिपेंडेंस, आपने देखा होगा कि डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। और देयरफॉर इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है या जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, अगर आज मैं देखूं डिफेंसिव सेक्टर्स की आप बात कर रहे थे, अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ पे मुझे बहुत कम रिस्क लगता है, वो टेलीकॉम सेक्टर है, क्योंकि हम वो डेटा के बिना कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है एज एन इकोनॉमी, हमारी लाइफस्टाइल में, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है आईटी सेक्टर में, उससे डेटा की डिपेंडेंस और बढ़ते जा रही है। सो अगर उस नजरिए से देखें तो ये काफी स्टेबल सेक्टर और सस्टेनेबल सेक्टर रहने वाला है। इसमें अब उस तरीके की रिटर्न्स नहीं मिलेगी जो आपको पिछले साल मिली, लेकिन इसमें अभी ऐसा ओवर वैल्यूएशन की सिचुएशन नहीं है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। तो टाटा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आपको बताते हुए कि यहाँ पर अपने आप को पोजीशन कैसे करना है। लेकिन बाजार पर आप नजर डालेंगे तो उसने अपने आप को तेजी की तरफ पोजीशन तो पक्का से कर लिया है। निफ्टी 24,600 के पार निकला, उसी के आसपास इस समय ट्रेड है, आधे % से ज्यादा के गेन्स। मिड कैप इंडेक्स में पूरा जोश, करीब 800 पॉइंट की तेजी का। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा शांत है, 134 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कोशिश ये भी कर रहा है रिकवर करने की। यहाँ से आगे का बाजार का सिलसिला और आपके सवाल जवाब का सिलसिला नीरज जी को सौंपेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।